मेरी लास्ट बात अपने बेटे से और बेटी से, दामाद से 27 फरवरी को रात। परिवार तो है वहाँ, हम परेशान तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा गम और गुस्सा हमको ये भी है। संपर्क करने की कोशिश की, हाँ, मगर वो नहीं काम कर रहा है, नेट नहीं चल रहा है। उसके बाद हम इनके पास खबर लिए तो बोले हमारा क्या है, डीएम साहब का फोन रात में मेरे पास आया था जब हम लोग वहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो बच्चे हमारी लड़की है, हमारा दामाद है और दो, एक नाती एक नतनी है, नवासे हैं दो। परिवार फंसा है ईरान में। हाँ, आपका ईरान नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले में हैं। आपको हम बताते चलें कि जिस तरीके से आपने जाना खबरों में कि जो विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है और तीनों देश में जो ये युद्ध चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे पिछले 4 दिनों से लगभग युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे में इस युद्ध के कगार में जिस तरीके से इतना भयानक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अम्बेडकर नगर जिले के कुछ परिवार जो कि ईरान में रहते हैं और उसमें हम आपको बताएं कि ये परिवार पूरी तरीके से त्रस्त है। पिछले कुछ दिनों से भरा पूरा परिवार जो कि ईरान में बसा हुआ है और कमाने खाने का जरिया है और वो अपना जो है परिवार चलाते हैं, वहीं कमाते खाते हैं। लेकिन अब इस युद्ध, इतने भीषण युद्ध की वजह से ये पूरा परिवार जो है, परिवार में पूरी तरीके से शोक व्याप्त है। ये लोग परेशान हैं, जैसा कि आप फ्रेम में देख रहे हैं। हम परिचय करवाएंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हम जानकारी के लिए बता दें कि युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं है, इसमें कई हज़ार नहीं कई लाख लोगों का परिवार जो है फंसा हुआ है, जो कि युद्ध नहीं चाहता है। और युद्ध जो है, युद्ध किसी भी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बन सकता। लेकिन अब इस युद्ध में परिवार के लोग पूरी तरीके से पीड़ित हैं, परेशान हैं। पिछले कितने दिनों से इनकी बात नहीं हो पाएगी उस परिवार से जो कि ईरान में इनके परिवार बसे हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम सैयद एतबार हुसैन अक्कन है और मैं अब्दुल्लापुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। कितने दिन हो गए अक्कन भाई, कितने दिन हो गए लगभग परिवार को ईरान में बसे हुए? मेरी लास्ट बात अपने बेटे से और बेटी से, दामाद से 27 फरवरी को रात में करीब 11 बजे हुई थी। उस समय आशंका थी, उन लोगों को बताया कि मतलब आशंका है, माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। किससे बात, तो कौन बताया था? मेरा बेटा बताया था। अच्छा, कितने सदस्य हैं परिवार के? मेरा एक बेटा है, काजिम अब्बास नाम है, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल है, और एक दामाद है जिसकी उम्र करीब 38 साल 40 साल है। एक बेटी है तस्वीर फातिमा, जिसकी उम्र 32-34 साल है, और 2 उसके बच्चे हैं। एक नवासी है, उसकी उम्र 3 साल है, नाइबतुल जहरा नाम है उसका। एक 1.5 साल का बेटा है जिसका नाम हादी रज़ा है। ये मेरे 5 लोग परिवार के ईरान में फंसे हुए हैं। कितने दिन हुआ बातचीत आपसे हुई? लगभग वो 3 दिन हुआ, मतलब 4 दिन हुआ। 27 की रात में बात हुई थी और परेशान तो हैं हम कि हमारा भी परिवार वहाँ है, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस और सबसे बड़े चिंता की बात ये है कि हमारे वर्ल्ड लेवल के और बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारे कौम के नेता रहबर वो अली जनाब सैयद खामनाई साहब, जिनकी हत्या कल भोर में कर दी गई है, उससे हमारे परिवार क्या बल्कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और विदेशों में भी, जैसा कि और न्यूज़ पे चल रहा है, पाकिस्तान में भी विरोध हुआ है, कश्मीर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, सब जगह मतलब अपने गमो गुस्से का इजहार और एहतजाज के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है लोगों ने। मैं उस
रहबर को, उस लीडर को सलाम करते हुए कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा निरीह, पीड़ित लोगों के सहयोग के लिए गलत बातों को बर्दाश्त ना करते हुए गलत बातों को गलत कहने की हिम्मत उनके अंदर थी। वो उसकी जसारत करते थे। वो चाहे अमेरिका हो, इज़राइल हो, इन लोगों ने जितने भी पीड़ित, शोषित, मजलूम लोगों की हत्याएं की हैं, उसका विरोध उन्होंने किया। यही उस देश की, हमारे इस कौम के रहबर, ईरान के बड़े नेता, उनके ऊपर ये कायराना हमला किया और उनको रोज़े की हालत में, जबकि वो रोज़ा थे बेचारे, उनकी हत्या कर दी गई मिसाइल द्वारा। तो हम लोग मतलब हमारा परिवार तो है वहाँ, हम परेशान तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गम और गुस्सा हमको ये भी है कि बल्कि हमारे कौम का रहबर ना मान करके, बल्कि वो हर शोषित पीड़ित, चाहे उसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं थी, वो जो भी जिसके साथ भी अन्याय अमेरिका और इजराइल के लोग करते थे उसका वो विरोध करते थे और पीड़ित शोषित की सहायता भी करते थे। वो जिस भी तरीके से, चाहे आर्थिक तरीके से हो, चाहे वो जिस तरीके से भी, वो हमेशा सबकी, हर शोषित पीड़ित की मदद किया करते थे। इसी बात को लेकर के ये दोनों देशों ने मिल करके हमारे उस लीडर की हत्या की। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि 5 लोग हैं परिवार के ईरान में फंसे हैं। पिछली बार आपसे 27 तारीख को बात हुई थी। 27 तारीख को जब आपसे संपर्क ख़त्म हुआ, आप ये समझ गए कि नहीं, अब ईरान जो है, ईरान, इजराइल और अमेरिका में, तीनों में आपसी जंग मतलब चालू हो चुका है और उसमें इजराइल और अमेरिका संयुक्त जो है तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब युद्ध चालू हुआ तो उसके बाद फिर आपने किस तरीके से अपने परिवार से संपर्क करने को कोशिश की? कोशिश मतलब हर तरीके से की, जो भी संभव प्रयास हो सकता था, चाहे वो इंटरनेशनल कॉल के ज़रिए, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए, चाहे ईमो के ज़रिए, किसी भी तरीके से कोशिश में हमने कोई कोताही नहीं की। हर तरीके से हम प्रयास में अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन हमारा अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक हमारा भारत सरकार का प्रधानमंत्री या भारत सरकार के तरफ से एक भी शब्द इसका विरोध नहीं किया गया कि वहाँ पर तमाम हिंदुस्तान के लोग, मेरा परिवार ही नहीं, लाखों लोग हिंदुस्तान के वहाँ फंसे पड़े हैं और किस कंडीशन में, किस हालात में हैं। हमारी भारत सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। पता नहीं हमारा ये प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से डरता है, नेतन्याहू से डरता है, या उसका ये पैरोकार है, ये मेरे समझ में नहीं आता। आज तक मतलब उसने ये आज तक एक भी शब्द इन देशों के लिए ना निंदा की, ना विरोध जताया कि हमारे ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके हमारे भारतीयों के ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। ये हमारी भारत सरकार से पीड़ा है कि हमारी भारत सरकार ने इस तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठाई, एक भी टिप्पणी नहीं की। मैं बराबर सोशल मीडिया या और भी चैनल के माध्यमों से खबर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अपने मोबाइल द्वारा, टीवी द्वारा, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक भी शब्द नहीं बोला। और ना, जबकि दायित्व तो बनता है भारत सरकार का या किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, ये दायित्व तो बनता है कि अगर कहीं उस देश के नागरिक वो किसी विदेश में फंसे हुए हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ये फर्ज बनता है कि उनको सुरक्षित अपने देश में वापस लाया जाए। आपने डीएम साहब, अम्बेडकर नगर डीएम से बात की, आप संपर्क किया आपने? जी, मतलब मैं कल हम लोग मतलब एक
प्रोटेस्ट करना चाहते थे, धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे। तो हम सबसे पहले तो प्रशासन ही मतलब प्रशासन ये मान के चलिए कि दबाव बनाने का काम कर रहा है, धमकी देने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह में जब हम लोगों को ये खबर मिली कि ऐसा कामनाई साहब के साथ हो गया, तो हम लोग ये हमारा दरवाजे के सामने हमारी तीर्थ स्थल है जिसको इमाम बाड़ा बोलते हैं, जहाँ हमारे सारे धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। यहाँ पूरे गांव, पूरे एरिए के लोग, शिया सुन्नी हिंदू सभी बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठा थे। और चौकी इंचार्ज आकर के ये कहता है कि आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि बताइए, हमारा परिवार वहाँ फंसा हुआ है, हम उसके लिए आवाज़ ना उठाएं। हमारे इस बड़े लीडर का, हमारे पूरे कौम का लीडर, बल्कि कौम ही नहीं, अदर कौमों के लिए भी वो आवाज़ उठाने वाले लीडर की हत्या हुई है, तो क्या हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको जो करना होगा पहले मुझको सूचित कीजिएगा और सबसे बेहतर बात ये होगी कि आप परमिशन लेकर के कुछ भी काम कीजिए। और विधिवत वो हमको नियम बताने लगे। तो मैंने कहा ऐसा है इंचार्ज साहब कि मैं भी ज़िला महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी से, और एक ज़माने से कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, आज भी वर्तमान में भी जिला महासचिव हूँ। मुझे उसके नियम और कानून न बताइए, मुझे मालूम है कि मुझको परमिशन कहाँ से लेना है। नहीं तो आपको डीएम साहब से संपर्क करनी चाहिए थी। सुनिए, तो मैंने फिर फौरन जहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है कि मैं अथक प्रयास के बाद भी मेरी एसडीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। कल संडे था, इसलिए छुट्टी का दिन था। तो सबसे पहले हम एसडीएम साहब के पास, शायद प्रतीक्षा सिंह जी अकबरपुर तहसील की एसडीएम हैं, उनके आवास पर गए। वहाँ आवास पर जाने के बाद, सर्किट हाउस के पीछे उनका आवास है, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमें उनसे मुलाकात नहीं हुई, पता चला कि कहीं चली गई हैं बाहर। फिर हम पता करते रहे, भटकते रहे, परेशान रहे। तहसील में भी गए कि हो सकता है कोई काम के सिलसिले में तहसील में हो। तहसील परिसर में गए, वहाँ पता लगाया। एसडीएम कोर्ट पे गए, पता लगाया, तो पता चला कि वो डीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं, डीएम साहब के ऑफिस में है। हम फिर वहाँ भाग करके गए डीएम साहब के ऑफिस के पास। तो पता ये चला कि मीटिंग ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई है, अभी अभी निकल करके वो जा रही हैं। तो हम लोग फिर भागते हुए वहाँ गए, तो वहाँ फिर मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद फिर मुझे मालूम था कि कोतवाली के पुलिस प्रशासन उसमें हमको परमिशन नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया कि मैं अकबरपुर कोतवाल से संपर्क करूं, और दसियों कॉल लगाने के बाद भी कोतवाल साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। और लास्ट में चौकी इंचार्ज ने ये कहा था कि अगर आपको कुछ करना होगा तो आप हमको सूचित करिएगा। बहरहाल हम फिर चौकी इंचार्ज के पास गए। चौकी इंचार्ज ने पहले तो हमको टाइट करके बताया कि हमने कहा कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम कोई ना गलत तरीके का नारा लगाएंगे, ना कोई अनैतिक काम करेंगे, बल्कि हम अपने इस महल्ले से, अपने इस इमामबाड़े से कैंडल मार्च निकाल करके, और हमारा एक तीर्थस्थल यहीं पैतीपुर चौराहे के बगल में करबला है, वहाँ पर हम जा करके कैंडल मार्च करते हुए जाएंगे, और वहाँ जा करके एक शोक सभा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अब अगला कदम आपका क्या होगा? एक मिनट, क्या नाम भैया अपना? मोहम्मद शमशाद। उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, आपके परिवार, आपके परिवार के लोग भी हैं? नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे दामाद लगते हैं। भाई के दामाद हमारे दामाद, इनका लड़का है तो मेरा भतीजा है। क्या समझे, 5 कैंडिडेट वो लोग हैं, हमारे ही घर के सदस्य हैं वो लोग। बस हम यही निवेदन करेंगे सरकार से कि उनको सही सलामत वापस भेज दिया जाए घर पे।
बहुत बहुत निवेदन होगा, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, मगर वो नहीं काम कर रहा है, नेट नहीं चल रहा है। उसके बाद हम इनके पास खबर लिए तो बोले हमारा भी नहीं चल रहा है। हमने कहा बड़े अफसोस की बात है, अगर खबर मिल जाए तो हमको बताइएगा। तब से बंद है नेट, कोई खबर नहीं। खामने साहब की मौत तो आपने सुना? हम सुने, बहुत समझ लीजिए हमारे पूरे दुनिया के रहबर थे वो। उन्हीं से हम लोगों की सांस चलती है, समझ लीजिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी में बुला लेते तो पूरा मतलब जहाँ जहाँ भी रहती हमारी कौम सब पहुँच जाते, मगर क्या करें, मजबूर हैं। वो जालिम से हर इंसान मजबूर हो जाता है, क्या समझे। वो इंसानियत उनके अंदर थी, और इंसानियत के दुश्मन बहुत है दुनिया में, समझे। वो सच्चाई लड़ाई लड़ते थे, किसी भी कौम के ऊपर जास्ती होती थी वो खड़े हो जाते थे, इसीलिए उनके दुश्मन ढेर थे, समझे। अगला प्रयास आपका परिवार से संपर्क करने का क्या है? यही है कि बस सरकार किसी तरीके से बात करवा दे, इत्मीनान हो जाए, आ जाएं, मतलब जहाँ भी रहे, मतलब अमनो अमन में रहें, यही हम चाहते हैं। आपका अगला प्रयास क्या रहेगा परिवार से संपर्क करने का? अब अगला प्रयास हम यही व्हाट्सएप और मतलब उससे किया है। डीएम साहब का फ़ोन रात में मेरे पास आया था, जब हम लोग वहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे करबला में। तो उस समय डीएम साहब का फ़ोन आया था। डीएम साहब ने मतलब मुझसे वहाँ रह रहे मेरे परिवारजनों का मोबाइल नंबर लिया है, और मुझसे भी मतलब सारी डिटेल पूछी, और उनका भी मोबाइल नंबर लिया है। मैं जिला प्रशासन और डीएम साहब से भी मतलब मांग करता हूँ, किसी भी प्रयास से, किसी भी तरीके से, ऑफिशियल तरीके से हमारे परिवार के में लोग सकुशल हैं या नहीं है, ये हमको मतलब किसी माध्यम से अवगत करा दें डीएम साहब। उनके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे, उनसे उनका बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमारे डीएम साहब अगर अपने माध्यम से और सरकार के माध्यम से हमारे परिवार से किसी भी तरीके से संपर्क करा दें, बात करा दें, तो हम मतलब उनके और भारत सरकार के भी आभारी रहेंगे। अगर वो भारत सरकार इतनी जल्दी संभव ना हो सके कि वो हमारे परिवार को ला करके हमसे मिला दें, लेकिन अगर प्रयास करेगी सरकार तो मोबाइल नंबर मैंने दिया है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझसे संपर्क करके उस परिवार का, जो विदेश में मेरे फंसे हैं, उनका मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा। मुझसे किसी सूरत से बात करवा दें, ताकि मेरे आत्मा, मेरी मतलब मन को, मेरे दिल को शांति और चैन मिल सके। आप भी कुछ बात करना चाहती हैं? हैं? थोड़ा सा ये हमारे साथ ये देखिए, ये महिला हैं। आपका भी परिवार, मतलब परिवार में कौन कौन सा आपका है? ये हमारे जेठ लगते हैं। अच्छा। वो बच्चे हमारी लड़की है, हमारा दामाद है, और दो, एक नाती एक नतनी है, नवासे हैं दो। परिवार फंसा है ईरान में आपका? हाँ, ईरान में फंसा है भैया। उसी लिए हाल चाल लेने के लिए हम भी आए थे, कुछ हाल पता मिल गई। हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, उन लोग के टेंशन में रात भी आए थे, फिर इतने टाइम आए। क्या चीज? भाई हमारे न्यूज पे हमने देखा, जब रोने लगे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। हाँ, कभी जल्दी रोने वाले नहीं है ये, हमेशा जो हम लोगों के सर पे हाथ रखते हैं, हमेशा तसल्ली देते हैं। हिम्मत छूट जाने वाली बात देखे, जबकि भाई हमारा बहुत अफसोस में है, तभी रोया है, नहीं तो रोता नहीं जल्दी। हमको बहुत तकलीफ हुई, और सबसे ज़्यादा तो ये तकलीफ है कि जो गम की बात है, हमारा रहबर दुनिया में चल नहीं रहा, वो सबसे बड़ी अफसोस की बात है, समझे। ये सैयद एतबार हुसैन अक्कन, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, और इस समय शहजादपुर निवासी हैं, और इनका पूरा परिवार, लगभग 5 सदस्य इनके परिवार का, और जो कि ईरान में रहता है। और आज इस भीषण युद्ध की वजह से परिवार कहीं न कहीं पीड़ित है, परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो कि ईरान में रहते हैं, और पूरा परिवार दुखी, जैसा हमने आपको दिखाया, ये भी दुखी हैं, ये भी दुखी हैं, महिला भी दुखी है, और पूरा परिवार कहीं न कहीं दुखी है। तो ऐसे में एक सवाल जो ये है, वहीं रहिए, एक सवाल ऐसे में ये है कि
इस परिवार जितने भी परिवार, सिर्फ एक ही परिवार अम्बेडकर नगर नहीं, ऐसे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों परिवार होंगे, हजारों परिवार होंगे जिनके परिवार ईरान में बसे हुए हैं, रोजी रोटी के चक्कर में गए हुए हैं। और इस इतने भीषण युद्ध में, इतनी परेशानियों में सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि जो भारत के निवासी हों और पेट पालने के लिए, रोजी रोजगार के लिए शिक्षा ग्रहण करने गए हैं ये लोग। शिक्षा भी ग्रहण करने के लिए ईरान में गए हैं। ऐसे छात्र हैं, कमाई के लिए नहीं गए, सब छात्र हैं वहाँ के। अच्छा। हाँ, मतलब धार्मिक गुरु की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मेरा एक दामाद जो है वो 12 साल से वहाँ है, वो वहाँ फारसी में PhD किया है और भी डिग्रियाँ हासिल की हैं। ये मेरा बेटा जो है अभी अक्टूबर महीने में जो गया है वो यहाँ से उत्तर प्रदेश में जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं जहाँ से शिक्षा मिलती है वहाँ से उत्तीर्ण हो करके, पास हो करके, तब उसी स्कूल के लोगों ने मेरे बेटे को ईरान वीज़ा दे करके भेजा है। तो शिक्षा के माध्यम से गए हैं। तो ये आपने देखा कि कुछ लोग, हमने जैसा कहा कि कुछ लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुछ लोग रोजी रोजगार के लिए, परिवार चलाने के लिए जैसा कि विदेशों में जाते हैं, लेकिन उन परिवारों को ये पता नहीं होता है कि आने वाले समय में क्या होगा। अब आज अगर इस परिवार साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार ये परिवार नहीं है, इसका जिम्मेदार वह देश है कि जिसने तानाशाही के चलते आज एक परिवार को, एक मुल्क को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। उसको ये नहीं पता है कि नहीं इसके वजह से कितनी परिवारें जो है उजड़ जाएंगी, कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, कितने बाप अपने बच्चों से दूर हो जाएगा, कितने बच्चे अपने बाप से, माता पिता से दूर हो जाएंगे। इस बात का एहसास शायद किसी को नहीं है। आज ये परिवार पीड़ित है, ऐसे सैकड़ों हजारों परिवार पीड़ित है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि आप इस पीड़ा को समझिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए ताकि जैसा भी जो ईरान में, बगदाद में, इराक में जो भी विराम लगाने के प्रयास करें। हाँ। जंग जो हो रहा है, जंग में मतलब विराम लगाने का प्रयास करे भारत सरकार। कम से कम अपना विरोध तो दर्ज कराए कि नहीं आप गलत कर रहे हैं तो हम अगले देश के हिमायती हैं। ये तो हमारी सरकार मतलब कह सकती है, कर सकती है। सही बात। तो आपने देखा, आपने पूरी बातों को सुना। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।